नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा वे में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी का एक प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको इस बात का पता चलेगा कि इस बार आपका पेपर किस प्रकार का आने वाला है और किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। इससे पहले कि हम इस प्रैक्टिस पेपर को शुरू करें, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर की ओर। आइए पहले हम पढ़ते हैं कुछ निर्देश जो कि इस प्रैक्टिस पेपर के ऊपर की साइड दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार आपका पेपर 40 नंबर का आएगा और ये 90 मिनट में आपको करना होगा। आपका हिंदी का पेपर 3 खंड में आएगा, खंड का, खंड खा, खंड गा। खंड का में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। खंड खा में भी आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन करने हैं। खंड गा में आपके 14 क्वेश्चन आएंगे और आपको 14 के 14 करने हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है एक अपठित गद्यांश। पहले मैं आपको गद्यांश और काव्यांश में फ़र्क बताना चाहूँगी। गद्यांश होता है हमारे चैप्टर से रिलेटेड, जो भी हमारे पाठ होते हैं ना, उससे कोई भी अगर एक पैराग्राफ उठाया जाता है तो उसे हम गद्यांश कहते हैं। काव्यांश होता है एक हमारा कविता का पाठ, कोई भी एक पाठ जो कविता से लिया गया हो उसे काव्यांश कहते हैं। अब हम जानते हैं कि अपठित गद्यांश क्या होता है। अपठित गद्यांश वो होता है जो कि आपने पहले कभी भी उस गद्यांश को ना पढ़ा हो, जो कि आपको अचानक से पेपर में देखने को मिला हो, उसी को अपठित गद्यांश कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अपठित गद्यांश की ओर, जो कि है मौसम में बदलाव व विभीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण बताया। जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा कि जो दिन ब दिन मौसम में बदलाव आते जा रहे हैं और जो नई नई बीमारियां उत्पन्न होती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वैज्ञानिकों ने प्रदूषण को खोजा है कि प्रदूषण ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फैलती जा रही है और मौसम में दिन ब दिन बदलाव आते जा रहा है। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। ये समस्या विश्वव्यापी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सबकी ही ये प्रॉब्लम बनी हुई है। कल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे पेड़ पौधों की कटाई करते जा रहे हैं और जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये सभी प्रदूषण को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण की समस्या और विकराल होती गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे कारखाने बंद कर दिए जाए या सभी वाहनों को रोक दिया जाए और हम पुनर्पाषण काल में लौट जाए और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। कहने का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में कि अगर हम चाहते हैं कि प्रदूषण रुके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी वाहनों को रोक दें, कोई भी गाड़ी ना चलाए, किसी भी तरह के कार उद्योग धंधे ना चलाए। ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर से आदिवासी काल में पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा माना जाएगा। आइए अब समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। प्रकृति में तालमेल बनाकर धरा को हरा भरा रखें, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण हमारा पालनकर्ता और जीवनहार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क, बाग बगीचे शहर के हृदय स्वरूप है। प्रदूषण को रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाए, जहाँ गंदगी हो वहाँ साफ सफाई करें, अधिकाधिक वृक्ष लगाएं और अनभिज्ञ लोगों को जागरूक करें। हमारे सामूहिक प्रयास से ही समस्या सुलझ सकती है। जैसा कि हमने लास्ट की लाइनों में पढ़ा कि किस तरह हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर, अपने आसपास सफाई रखकर, और जो भी अंधविश्वासी लोग हैं जो कि पेड़ पौधों को काटने में विश्वास रखते हैं, हम उनको जागरूक करें। इससे हम प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है वैज्ञानिकों का चिंता का कारण है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। पहला, प्रदूषण। जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि प्रदूषण एकमात्र
नो नहीं, प्रदूषण भी एक कारण है वैज्ञानिकों की चिंता का। सेकंड ऑप्शन है मौसम में बदलाव, ये भी वैज्ञानिकों की चिंता का दिन ब दिन कारण बनता जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है भीषण बीमारियों का फैलना, यह भी वैज्ञानिकों की चिंता का एक कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। बढ़ते वाहनों की संख्या, जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे वाहन बढ़ेंगे प्रदूषण भी उतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। हम जानते हैं कि आजकल कैसे पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिससे प्रदूषण ज़्यादा की मात्रा में फैलता जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं तो कोई भी पेड़ पौधा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जिससे प्रदूषण दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारे बढ़ते कल कारखानों। जैसे कि हम जानते हैं कि उद्योग धंधों से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, जो कि प्रदूषण को फैलाते जा रहा है। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है प्रदूषण को कम करने या रोकने में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अधिकाधिक वृक्ष लगाकर। हम जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे हम प्रदूषण को उतनी ज़्यादा मात्रा में कम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सामूहिक प्रयास का क्या आशय है। जैसा कि हम सामूहिक प्रयास को पढ़ते हुए ही समझ पा रहे हैं, सामूहिक प्रयास का अर्थ ये होता है कि सभी लोग मिलकर एक साथ कार्य करें किसी भी कार्य को, उसी को सामूहिक प्रयास कहते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी है सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अभिनविज्ञ शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके आपको लिखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ख राइट आंसर है अन प्लस भिज्ञ। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड पैसेज, जो कि नीचे ही दिया गया है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं उसके बाद जो हमें खुशी होती है वो एक अलग तरह की ही खुशी होती है। तो हमने इस लाइन में यही पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को कष्ट, दुख, हानि को सहन करने की ताकत आती है, उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है, और वह है धन त्याग का साहस। जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में सभी पैसे के पीछे पागल है। इसी तरह अगर हम देखें कि किस तरह का उत्साह एक व्यक्ति महसूस करता है जब वो दान देता है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस होगा, क्योंकि वो अपना पैसा किसी और को दे रहा है। तो उसमें भी एक साहस है, उससे आनंद मिल रहा है इस काम को करते हुए। आइए हम पढ़ते आगे। यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है, यानी खुश होकर कोई कार्य करता है, तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह, आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। अगर हम बात करें कि उत्साह क्या है, तो ये आनंद और साहस का मिला जुला रूप कहलाता है। क्योंकि जब भी हम कोई कार्य साहस के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट आने पर हमें उतनी ही खुशी महसूस होती है। तो हम यही कहते हैं कि उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। आइए हम पढ़ते आगे। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म हो, चाहे कर्म के फल पर, चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर भी उसका स्वरूप अनुभव कर लेता है। आलस्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें कार्य करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साह व्यक्ति असफल होने पर ही कार्य करता है। उत्साही व्यक्ति सदा
दृढ़ निश्चय होता है। यही कारण है कि एक विद्यार्थी को सदैव उत्साही होना चाहिए। जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा कि एक विद्यार्थी को हमेशा उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही अपने अंदर सब कुछ लेकर रखता है। एक दृढ़ निश्चय, साहस, आनंद, सभी कुछ का एक मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं उत्साह। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही होने पर वह अपने अपेक्षित दायित्व का दृढ़ निश्चय ही निर्वहन करेंगे। यानी मतलब वो अपनी लाइफ का सही निश्चय ही कर पाएंगे, सही फैसला ही ले पाएंगे किसी भी कंडीशन में। और जब दायित्व का निर्वाह करने को सफलता उनके कदम चूमेगी और उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। आइए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है सच्चा उत्साह होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे ऑप्शन को। जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जो किसी कार्य का संकल्प लेता है, और ऑप्शन नंबर सी, जो किसी का कष्ट दूर करता है। आइए अब हम इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आप आंसर टिक कर लीजिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक उत्साह ही है जो हमें किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा देता है, एक संकल्प तय करता है और किसी भी कष्ट को दूर करता है। उत्साही ये सभी कार्य करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है दान देने वाला व्यक्ति अपने भीतर रखता है। ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष आनंद। ऑप्शन नंबर बी, एक विशेष निश्चय। ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष साहस। जैसा कि हम जानते हैं एक दान देने वाला व्यक्ति ये सभी अपने अंदर रख के चलता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि है कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव एक सच्चे वीर को ही हो सकता है। जैसे कि हमने अपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि एक सच्चा वीर ही कर्म से उत्पन्न जो आनंद होता है उससे महसूस कर सकता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु। जैसा कि हमने पैसेज में ही पढ़ा था कि उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है आलस, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, आलस्य। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक विद्यार्थी को सदैव होना चाहिए। हमने ये पैसेज में ही ऊपर ज़्यादा हाईलाइट करके इस बात को पढ़ा था कि एक विद्यार्थी को हमेशा ही उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है, दृढ़ निश्चय, साहसी और आनंद। इसलिए एक विद्यार्थी को हमेशा उत्साही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, उत्साही। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 2 की ओर, जो कि है नीचे एक दो काव्यांश, जिनमें से आपको एक ही काव्यांश करना है, पर हम आपको दोनों पे उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा पहला काव्यांश है, कर नहीं सकते हैं कभी मुंह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते हैं उसे सोचो यह एक बार, ये कर सकते हैं दूसरे 5 जने तो कार, उसने करने में भला तुम हो क्यों लाचार, हो मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार, कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ, सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे, देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, फिर कैसे कहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, जो जल में नहीं घुसते तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे, जल में उतर तैरना सीखो दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जैसा कि आप पहले ही इस काव्यांश को समझ चुके हैं कि ये हमें हमेशा करने के लिए कहता है कि कभी ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर इंसान हर कुछ कर सकता है, बस उसमें हमें दृढ़ निश्चय की ही ज़रूरत होती है और हम हर चीज़ कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की हो, जो कि है कभी बार बार क्या सोचने को कहता है। जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि कभी बार बार क्यों नहीं कर सकते, इस बात को ही कह रहा है इस पूरे काव्यांश के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कभी क्या कहकर मुंह नहीं फुलाने को कहता है। कभी ये कहता है कि हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते,
और इस बात को कहकर हमें कभी भी अपना मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। इसे आप अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए। नहीं कर सकता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, जल में नहीं घुसने वाले व्यक्ति क्या नहीं सीख सकते। ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर हम जल में नहीं कूदेंगे तो हम कभी तैरना नहीं सीख सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है, तैरना। क्वेश्चन नंबर 14, मुझसे नहीं होगा ऐसी सोच वाले कहलाते हैं निकम्मे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, खुशहाल होने के लिए क्या कहना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमेशा हर काम के लिए यही कहना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, ज़रूर ही करके दिखाएंगे। ऐसी बातें हमें कहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर है, निश्चय कर सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें हम आधी अपनी होप तो पहले ही खो देते हैं कि प्रयास कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम पहले ही पूरा 0% थंब लगा देते हैं कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ऑप्शन नंबर क पे जाना है, जो कि सही आंसर है। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा काव्यांश, जो कि इस है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही ये दिखता है हमें ढंग उनमें एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भैंवर का है। भेद देता श्याम तन फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है। सदा देती कली को जो खिला है, खटकता एक उस सबकी आँख में, दूसरा है सोखता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यह हमारा काव्यांश दूसरा था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांटा किसका प्रतीक है। जैसा कि हमने इस काव्यांश में पढ़ा कि दुर्जन लोग जो होते हैं उसी का प्रतीक होता है कांटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, फूल किसका प्रतीक है। फूल होता है सज्जन का प्रतीक। सज्जन लोग वो होते हैं जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात कहते हैं और सभी के साथ प्यार से रहते हैं। तो सज्जन, फूल एक सज्जन का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, भब्बर को अपना अंगूठा रस कौन पिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही आंसर है, फूल। फूल भब्बर को अपना अनूठा रस पिलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, तितलियों पर कौन कतरता है। जैसा कि हमने काव्यांश में पढ़ा था, तितलियों को कांटा कतरता है। तो ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है, आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। जैसा कि हमने इस पूरे काव्यांश में पढ़ा कि इसमें ज़्यादातर फूल और कांटे की ही बात हो रही थी, तो ज़्यादा सुटेबल जो टाइटल है, हम शीर्षक उसको दे पाएंगे फूल और कांटे। तो ऑप्शन नंबर ख इज़ द राइट आंसर, आप उसे टिक कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे खंड बी की ओर, जो कि है व्याकरण से संबंधित। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आगे के 5 क्वेश्चन जो है ये आपके वाक्य से रिलेटेड है। तो इससे पहले कि आप इन क्वेश्चन को करें, मैं कुछ आपको वाक्य और वाक्य के भेद के बारे में बता दूं, फिर ही आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए हम समझते हैं वाक्य होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिला एक वाक्य जो कि सही मीनिंग देता हो, उसी को ही वाक्य कहते हैं। अब वाक्य कई प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य। जैसा कि सरल वाक्य से आपको समझ आता है, सरल वाक्य सरल ही होता है। जैसे कि राम कार चला रहा है, तो ये एक सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो कि दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। तो इसमें वो वर्ड शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि और, परंतु, तथा, एवं, अथवा। ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की बात की जाए तो मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ कर रखता है। इसमें
कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो कि जो से स्टार्ट होते हैं और का से, लाइक जैसे कि जो की, जो, जहाँ, जब, इसमें इस तरह के वर्ड आते हैं। तो आप इससे आई होप समझ पाए होंगे कि वाक्य क्या होता है और वाक्य किस प्रकार के होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। रचना के आधार पर वाक्य भेद देखिए। तो जैसे कि हमने इस वाक्य को देखा, दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी ज़्यादा बदतर होता है, तो ये एक सरल वाक्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यदि अकाल पड़ेगा तो जन धन की हानि होगी। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा कि तो ये दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मिक्स हो रहा है, जैसा कि इसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वाक्य मीन है कौन सा कैसा है, तो इसलिए हम इसे मिश्र वाक्य के अंतर्गत रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो चांद आया और चांदनी छा गई। जैसा कि आप इस वाक्य में देख पाएंगे, और ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, चांद आया और चांदनी छा गई, एक आया भी और चांदनी भी छा जाना, तो ये एक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो कि है चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं रखा। तो वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। चोर ने देखा कि, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कि, तो, जो ऐसे वर्ड जुड़े होते हैं जो कि मिश्र वाक्यों को दिखाते हैं। तो जैसे कि इसमें भी लिखा है, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, जो कि है वह हमारा मित्र है। आप देख, जो भाषण कर रहा है, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। जैसा कि आपको पता है ये एक संज्ञा उपवाक्य है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, आप उसे टिक कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की ओर, जो कि है निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भगवान महावीर ने अहिंसा पर जोर दिया। इस वाक्य का वाच्य लिखित है। कर्तृवाच्य, आपका राइट आंसर है कर्तृवाच्य। आप ऑप्शन नंबर ग पे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। मुझे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य लिखिए। जैसे कि आपको समझ आ रहा है इसमें भाववाच्य है, क्योंकि ये अपनी भावना को व्यतीत कर रहे हैं कि मुझसे नहीं दौड़ा जाता, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो ये क्रम वाच्य है, क्योंकि इसमें क्रम हो रहा है, कार्य हो रहा है, किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का क्रम वाच्य। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। वह यह दृश्य नहीं देख सकते, इस वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, उनसे ये दृश्य नहीं देखा जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रोगियों से रात भर सोया नहीं गया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य में बदल कर लिखिए। रोगी रात भर सो नहीं सका, ये एक कर्तृवाच्य है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क है, ये सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने 5वें पार्ट की ओर, जो कि ये लिखा है निम्न निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 31। श्याम विद्यालय जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद है श्याम, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ सही है, जिसमें कि ये दिया गया है संज्ञा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु, सामान, व्यक्ति, पर्सन का नाम क्या होता है, संज्ञा। तो यहाँ श्याम एक नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जैसे कि आप जानते हैं श्याम एक व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। श्याम एक ही है, इसलिए एक वचन भी है। श्याम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये पुल्लिंग है, तो ये, और कर्ता, इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति ही श्याम है। श्याम विद्यालय जा रहा है, इसलिए एक कर्ता कारक भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। हम लोग, तो पहले ही आपको समझ आ रहा है हम लोग, तो ये संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला वर्ड है, तो आप पहले ही समझ गए कि ये सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका हो ही नहीं सकता। अब बचे आपके 3 ऑप्शंस। अब अन्य पुरुष, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुरुष मिले होंगे, या मतलब बहुत से लोग हैं,
महिलाएं और हम लोग हैं तो बहुत से लोग होंगे, इसलिए आप इसमें अन्य पुरुष रखेंगे। पुरुषवाचक है, बहुवचन है, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं इसलिए बहुवचन है। पुल्लिंग है और कर्ताकार, क्योंकि ये लोग कार्य कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए ये कर्ता भी हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है, क्रिया, क्योंकि खेल एक क्रिया है, कोई कार्य हो रहा है, क्रिया। सकर्मक है क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है। बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे खेल रहे हैं। पुल्लिंग है और वर्तमान काल में है, जैसे कि आप रहा रहे से ही समझ रहे हैं कि ये वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो वर्तमान काल की। तो आप ऑप्शन नंबर ख सही आंसर है। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। मैं गेंद से खेलता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। इसमें रेखांकित पद गेंद है, जो कि आप जानते हैं एक संज्ञा है, क्योंकि गेंद अपने आप में ही एक नाम है। ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कारण कारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है, तो आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, वाणी की मिठास प्रशंसीय है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ऑप्शन नंबर ख आपका सही आंसर है। ये एक संज्ञा है, भाववाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मिठास एक भाव है, फील करने वाली बात है। एक वचन है और पुल्लिंग है। अब हम पढ़ते हैं हमारे 6th पार्ट को। निर्देश किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करुण रस शोक का प्रतीक है। शोक करुण रस का एक प्रतीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, शांत रस का स्थायी भाव है, आपका ऑप्शन नंबर का सही है, निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 38, रसराज कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, हा 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 भारत दुर्दशा देखी ना जाई में रस है, करुण रस। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है, आप इसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, रे नृप बालक कालवश बोलत तोहि ना सोभर में प्रयुक्त रस है। इसमें आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि ये गुस्से में बोला गया सेंटेंस है कि ए नृप बालक, तो आपका आंसर का सही है, रौद्र रस, क्योंकि रौद्र गुस्से का प्रतीक होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारे 7वें पाठ को, जो कि है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सिर्फ आपका गद्यांश है, ऊपर वाला आपका अपठित गद्यांश था जिसे आपने नहीं पढ़ा था। यह आपका गद्यांश है जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं हमारे गद्यांश को। मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मालूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते ही थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का था नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जैसे कि आपने इस पैसेज में पढ़ा कि ये आपकी बुक से रिलेटेड है, नेताजी सुभाष चंद्र की कहानी से है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र ने कुछ नारे भी दिए गए हैं, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे ऐसे नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी को ही प्यार से नेताजी कहा जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि नीचे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 41, मूर्ति की ऊंचाई थी
जैसा कि अभी अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि मूर्ति करीबन 2 फुट की थी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 2 फीट। क्वेश्चन नंबर 42, मूर्ति नेताजी की थी, तो नेताजी से आशय है सुभाष चंद्र बोस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 43, हालदार साहब को मूर्ति के लिए कौन सी बात खटकती थी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं होना। क्योंकि मूर्ति तो थी लेकिन उस पर चश्मा नहीं था संगमरमर का, यही बात हमेशा हालदार साहब को खटकती रहती थी। लेकिन जब उन्होंने एक दिन उस वीडियो पर रियल चश्मा देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44, मूर्ति को देखते ही हालदार साहब को क्या याद आने लगता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो आदि जैसे नारे उन्हें याद आने लगते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए हैं। जब भी वो मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें ऐसे ही नारे याद आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा रियल, इस पर हालदार साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है, अंधभीत थे। वो अचानक से ही चौंक गए और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, तो इससे कहेंगे अंधभीत थे। अब आप पढ़ते हैं हमारा 8वां पार्ट, जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारे 8वें पार्ट को, जो कि आपके पार्ट से ही रिलेटेड है। अगर आपने ये पार्ट पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर सही तरह से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किससे करवाया? जैसा कि हमने उस पाठ में पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से कराया था। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, बाल गोविंद भगत स्वभाव से कैसे थे? जैसे कि हमने पूरे पाठ में पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत एक साधु टाइप के व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे पार्ट 9 को, जो कि है निम्नलिखित पाठ्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आइए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ्यांश। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होड़िए केहूँ दास तुम्हारा। आयेशु का कहिए किन मोही, सुनी रियाइस बोले मुनि कोई। सेवको सो जो करे सेव कोई, अरि करनी करी करी अर लड़ाई। सुनेहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सह सभाऊ समसोर रिपु मोरा। सो बिलगाड बिहाई समाजा, न तय मारे जइए सब राजा। अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सहस्त्र बाहु किसका शत्रु था? अगर आपने इस पाठ्यांश को पूरा पढ़ रखा होगा तो आप इसके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, परशुराम। सहस्त्रबाहु परशुराम के बहुत ही बड़े शत्रु थे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 49, सोह बिलगाड़ू बिहार समाजा किसकी उक्ति है? परशुराम ऋषि की। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, शिव का धनुष किसके द्वारा तोड़ा गया? तो आपने ये सभी रामायण में भी देखा होगा वैसे तो, पर आप इससे अंदाज़ा लगा के भी टिक लगा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही है कि राम के द्वारा ही शिव का धनुष तोड़ा गया था। और ऑप्शन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51, शिव धनुष के टूटने पर परशुराम की प्रतिक्रिया क्या थी? जैसे कि हम इस पहले ही पाठ्यांश में पढ़ चुके हैं कि परशुराम की प्रतिक्रिया थी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए थे कि राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, तो वो बहुत ही क्रोधित थे। तो ऑप्शन नंबर का आपका सही आंसर है कि वह बहुत ही क्रोधित हो गए थे। आइए हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52, अरि शब्द का अर्थ है। जैसा कि हमें पता है अरि शब्द का अर्थ है शत्रु। तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है, आप उसे टिक कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं हमारे 10वें पाठ को, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 53, हारिल की तुलना किससे की गई है? जैसा कि आपने काव्यांश को पढ़ा ही होगा, आपकी कविताओं को पढ़ा होगा, जिसमें कि आपको पता होगा हारिल की तुलना गोपियों से की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर का सही आंसर है, तो आप उसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54,
उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे? उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है, तो आप उसे भी टिक कर लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।